दम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तो नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है क्रैक RIMC। तो बच्चों, आज हम RIMC मैथ्स दिसंबर 2013 पार्ट ए का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपने हमारे चैनल पे RIMC मैथ्स जून 2009 से लेके जून 2013 तक जो हमने पेपर सॉल्यूशन अपलोड किए वो सब आपने देखे होंगे और आपके मन में जो भी क्वेरीज थी वो पेपर के बारे में वो क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं crackrmc@gmail.com पे। बच्चों, ऐसे ही RIMC रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और आपके दोस्त लोग जो RIMC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के अपने पेपर सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 64। ओके, तो ये टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पहले हुए हैं। हमें मालूम है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है हमारा, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9999। हमको लार्जेस्ट डिविजिबल नंबर ढूंढना है 64 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9999 को हम 64 से डिवाइड करेंगे। उसमें से जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर हम 9999 से माइनस करेंगे, तो हमारा 64 से लार्जेस्ट 4 डिजिट डिविजिबल नंबर हमें मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 9999 डिवाइडेड बाय 64, यहाँ पे हम पहला 2 पेयर कंसिडर करते हैं 99 का, तो 64 1 जा 64, 64 माइनस 99 हमारा आता है 35। ऊपर से और एक 9 लेंगे तो यहाँ पे 60 और 300, मतलब यहाँ पे 5 अगर क्वोशंट लेंगे तो हम यहाँ पे डिवाइड कर पाएंगे, मतलब 5 क्वोशंट लेंगे तो 5 इंटू 64 हमारा आता है 320। 359 से 320 माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 39। ऊपर का बचा हुआ 9 हम नीचे ले लेते हैं तो हो गया हमारा 399। 399 आया, 64 5 जा 320, तो 320 में हम 64 ऐड करेंगे तो हमारा आता है 384। मतलब हमारा यहाँ पे क्वोशंट आएगा नेक्स्ट 6, 64 6 जा 384। इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आएगा 15। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे कि आपको बोला था, तो हमारा डिविजिबल नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 9999 माइनस 15, क्योंकि 15 हमारा रिमाइंडर आया, तो 9999 से 15 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9984। ठीक है बच्चों, तो यही वो नंबर है जो कि हमारा 64 से डिविजिबल है। ओके, सो और आंसर इज इक्वल टू 9984। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/8 प्लस 5/12 माइनस 5/16। ओके, तो हमको यहाँ पे एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला है। हमको मालूम है एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है। अगर हमारा कोई नंबर है x तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है -x। ठीक है, और अगर हमारा नंबर है -x तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है x। मतलब एडिटिव इनवर्स मतलब वही संख्या रहती है, वही नंबर रहता है, खाली उसका जो साइन रहता है, मतलब अगर वो प्लस है तो उसका माइनस साइन हो जाएगा, माइनस है तो प्लस साइन हो जाएगा। तो चलिए इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए पहले हमको इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन लिखते हैं 1/8 प्लस 5/12 माइनस 5/16। तो देयरफॉर
यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे 8 12 16 का, तो एलसीएम आएगा हमारा 48। तो 8 6 ज़ा 48, तो यहाँ पे आया 6। 12 4 ज़ा 48, तो 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे आया +20। माइनस 16 3 ज़ा 48, तो -5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे आया 15। देयरफॉर इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 11/48। ठीक है बच्चों, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/48 इज इक्वल टू -11/48। ठीक है बच्चों, सो आवर आंसर इज इक्वल टू -11/48। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड whose dimension are 9 cm in length, 3.5 cm in breadth and 4 cm in height। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमको मालूम है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। हमारा लेंथ है 9 सेंटीमीटर, इंटू ब्रेथ है 3.5 सेंटीमीटर, इंटू हाइट है 4 सेंटीमीटर। ये तीनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 126 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसके बाद हमको उन्होंने पूछा है कि ये क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होगा। तो हमारा रूल है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 2 इन ब्रैकेट लेंथ है हमारा 9 सेंटीमीटर, इंटू ब्रेथ है 3.5 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, इंटू हाइट है 4 सेंटीमीटर, प्लस हाइट है 4 सेंटीमीटर, टू एल है हमारा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इन ब्रैकेट आएगा हमारा 9 इंटू 3.5, मल्टीप्लिकेशन आएगा 31.5, प्लस 3.5 इंटू 4, तो आएगा हमारा 14, प्लस 4 9 ज़ा 36। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा आएगा 2 इंटू 31.5 प्लस 14 प्लस 36, इनका एडिशन करेंगे तो हमारा एडिशन आएगा 81.5, दैट विल बिकम 163 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर है बच्चों? ओके, सो आवर आंसर इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू 126 सेंटीमीटर क्यूब एंड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 163 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, two parallel sides of a trapezium are in ratio of 7:11 and the distance between them is 17 centimeter. If the area of trapezium is 306 centimeter square, find the length of parallel sides. ओके, तो इसमें हमें रेशो का सम और ट्रेपेजियम का सम कंबाइन करके दिया है। पहले तो हमको मालूम है रेशो का ऐसा सम आता है तो हम उसे कंसिडर करते हैं। लेट फर्स्ट साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 7x, देयरफॉर सेकंड साइड इज इक्वल टू 11x। अभी हमको उन्होंने ट्रेपेजियम के दो पैरेलल साइड के बीच वाला डिस्टेंस दिया है, मतलब वो क्या हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें उन्होंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 306 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, 306 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू S1 है हमारा 7x, S2 है हमारा 11x अपॉन 2 इंटू हाइट है हमारा 17 सेंटीमीटर। देयरफॉर 18x इज इक्वल टू 306 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 17। तो हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा डिवीजन आएगा 17 1 ज़ा 17, 17 18 ज़ा 306, सो 18 इंटू 2 तो आएगा हमारा 36। देयरफॉर x इज इक्वल टू 36 अपॉन 18
18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, तो हमारा x का वैल्यू आया x इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके, तो अभी हमको x का वैल्यू मिल गया 2। तो चलिए हम साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ सेकंड साइड इज इक्वल टू 11x इज इक्वल टू 11 इंटू 2 इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सो आवर आंसर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स, अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक इफ बोथ द टैप्स आर ओपन? ओके, तो हमें मालूम है फर्स्ट टैप का 1 आवर वर्क कितना बनेगा, उसका 1 आवर वर्क आएगा 1/4। सेकंड टैप का 1 आवर वर्क कितना आएगा, वो आएगा हमारा 1/6। ठीक है, हमें मालूम है फर्स्ट टैप क्या करता है, फर्स्ट टैप टैंक फिल करने का काम करता है, मतलब वो पॉजिटिव वर्क करता है। सेकंड टैप जो है वो टैंक एम्प्टी करने का काम करता है, मतलब वो निगेटिव काम करता है। तो हमें अगर ये दोनों टैप का साइमल्टेनियस वर्क निकालना होगा तो हमको पहले वाले टैप के वर्क से ये सेकंड वाले टैप का वर्क माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए हम निकालते हैं 1 आवर वर्क ऑफ बोथ द टैप। तो वो आएगा हमारा 1/4 माइनस 1/6। 4 और 6 का हमारा एलसीएम आएगा 12। 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 2 ज़ा 12। देयरफॉर हमारा 1 आवर वर्क ऑफ बोथ टैप विल कम 1/12। ठीक है, तो देयरफॉर 12 आवर्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक। ठीक है, ओके बच्चों, सो आवर आंसर इज इक्वल टू 12 आवर्स। क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ 5/3 रेज टू -5 इंटू 3/5 रेज टू 11 इज इक्वल टू 5/3 रेज टू x -4। ओके, तो हमको दिया है 5/3 रेज टू -5 इंटू 3/5 रेज टू 11 इज इक्वल टू 5/3 रेज टू 8x -4। अभी हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब हमको 8x -4 का जो बेस है हमारा 5/3, वैसा ही यहाँ पे 3/5 की जगह हमको 5/3 बेस करना पड़ेगा। ये पहला वाला तो हमारा 5/3 ही है। तो हमारा रूल है, एक्सपोनेंट का हमारा रूल है a/b रेज टू x इज इक्वल टू b/a रेज टू -x। ठीक है, तो हम ये रूल यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 5/3 रेज टू 5 इंटू 5/3 रेज टू -11 इज इक्वल टू 5/3 रेज टू 8x -4। तो यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे कि जैसे कि यहाँ इनके बेसेस इक्वल है तो हम ओनली पावर्स को कंसिडर करेंगे। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 8x -4 इज इक्वल टू -11 -5। देयरफॉर 8x इज इक्वल टू -16 + 4। देयरफॉर 8x इज इक्वल टू -12। देयरफॉर x इज इक्वल टू -12/4। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। देयरफॉर x इज इक्वल टू -3। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर मिल गया। क्लियर है? ओके, सो आवर आंसर इज इक्वल टू -3। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7,
3 fans are purchased at rupees 450 each. One of them is sold at loss of 10%. At what price should the other fans to be sold so as to get 20% on the whole transaction? What is the gain percentage on these two fans? Okay, तो हमको दिया है CP of one fan is equal to 450 rupees. Therefore, CP of two fan is equal to 900 rupees. Therefore, CP of three fan is equal to 1350 rupees. ठीक है बच्चों, ये तो क्लियर है, ये तो हमको गिवन है. हमारा फर्स्ट फैन जो है वो हमने 10% लॉस पे सेल किया है. अभी हमको बैलेंस टू फैन का SP निकालना है जो कि हमारा 20% ऑन होल देता है हमको. ठीक है, तो चलिए पहले तो हम निकालते हैं 10% लॉस ऑफ फर्स्ट फैन. तो उसके लिए हमारा इक्वेशन आएगा CP SP. हमें दिया है कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 10% लॉस पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा 90. हमको CP दिया है 450. हमको कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 450 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100. या 100 को ये 2 ज़ीरो कैंसल. 45 इंटू 9 तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा 405 रुपीज़. ठीक है बच्चों, 20% ऑन होल. 20% ऑन होल के लिए हमारा इक्वेशन बनेगा CP वर्सेस SP. हमको पूछा है अगर CP हमारा 100 है तो 20% पे SP हो जाएगा 120. तो हमें पूछा है CP 1350 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 1350 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100. ये 100 को ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए. 135 इंटू 12 तो हमारा आंसर आएगा 1620 रुपीज़. ठीक है बच्चों, तो 1620 हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आएगा. तो हम निकालते हैं हमारा SP ऑफ टू फैन इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन. टोटल सेलिंग प्राइस है 1620 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फैन है हमारा 405. इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा दो फैन का सेलिंग प्राइस आएगा ₹1215. तो बच्चों हमने SP ऑफ टू फैन निकाला है. CP ऑफ टू फैन हमको मालूम है. तो देयरफॉर प्रॉफिट ऑफ टू फैन इज इक्वल टू SP माइनस CP. SP है हमारा 1215 माइनस CP है हमारा 900 रुपीज़. तो हमारा प्रॉफिट आएगा 315 रुपीज़. ठीक है बच्चों, हमारा रूल है प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. प्रॉफिट है हमारा 315 रुपीज़. CP है हमारा 900 रुपीज़ इंटू 100. तो ये 100 को ये 2 ज़ीरो कैंसल. 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45. देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 35%. ओके, तो हमको पूछा है SP ऑफ टू फैंस एंड प्रॉफिट परसेंट. सो और आंसर इज इक्वल टू आंसर 1 आएगा. SP ऑफ टू फैन हमारा आता है ₹1215 एंड सेकंड का हमारा P% आता है 35%. क्लियर है बच्चों? ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. Rahul can finish a work in 20 days and Raju can finish it in 25 days. They do the work together for 5 days. After 5 days, Raju withdraws from the work. In how many days will Rahul finish the remaining work? ओके, ये टाइप के सम हमने पहले भी सॉल्व किए. तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं 1 day work of Rahul that will become 1/20. Therefore 1 day work of Rajiv
दैट विल बिकम 1/25 डेज। ठीक है, तो अभी हमको दिया है वो दोनों 5 दिन काम करते हैं, तो 5 डे वर्क ऑल टुगेदर इज इक्वल टू 5 in bracket 1/20 plus 1/25 is equal to 5 in bracket 20 और 25 का एलसीएम हमारा आएगा 100, तो यहाँ पे आएगा 5 + 4 therefore is equal to 5 into 9/100, 5 1s are 5, 5 20 is 100, तो हमारा 5 डे ऑल टुगेदर वर्क आया 9/20। ठीक है बच्चों, तो चलिए रिमेनिंग वर्क कैलकुलेट करते हैं। रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 - 9/20, लिए एलसीएम निकलेगा हमारा 20, सो 20 - 9 इज इक्वल टू आएगा हमारा 11/20। ठीक है, तो ये 11/20 जो वर्क बचा है वो हमको किससे करवाना है? वो हमसे करवाना है राहुल से। तो राहुल का हमको 1 डे वर्क पता है, तो हम इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे डेज, यहाँ पे वर्क। राहुल का 1 डे वर्क है हमारा 1/20, तो हमको पता करना है 11/20 वर्क ख़त्म करने के लिए उसको कितना डेज लगेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते 11/20 डिवाइडेड बाय 1/20 इज इक्वल टू 11/20 इंटू 20/1, 20 को 20 कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर आया 11 डेज। ठीक है बच्चों, तो राहुल को 11 दिन लगेंगे वो बचा हुआ काम ख़त्म करने के लिए। सो आवर आंसर इज इक्वल टू 11 डेज। क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हुकुम सिक्योर 32% मार्क्स इन IAS एंट्रेंस एग्जाम एंड फेल्ड बाय 12 मार्क्स। Kavita secured 42% marks and got 28 more marks than the minimum required of passing. Find the maximum marks of the exam. एग्ज़ाम के टोटल मार्क्स कितने हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट टोटल मार्क ऑफ एग्ज़ाम इज इक्वल टू एक्स। हुकुम को अगर ये एग्ज़ाम पास करना होता तो हुकुम को कितना मार्क्स चाहिए था? हुकुम को मिला है 32% मार्क्स, मतलब 32/100। और टोटल मार्क्स है एक्स, तो हम करते हैं यहाँ पे इंटू एक्स। तो हुकुम को एक्स के कंपैरिजन में 32% मार्क मिले हैं, जो कि कितने मार्क कम है पास होने के लिए? तो वो है 12। तो हुकुम को पास होने के लिए टोटल 32x/100 + 12 मार्क लगेंगे। वैसे ही कविता ने 42% मार्क स्कोर किए, तो उसका पासिंग मार्क जो रहेगा वो पासिंग मार्क्स रहेगा 42x/100। उसने कितने ज़्यादा स्कोर किए तो वो माइनस हो जाएंगे 28। तो ये हमारे दोनों हो गए पासिंग मार्क्स। ठीक है, अभी दोनों के पासिंग मार्क्स एग्ज़ाम एक ही है, तो दोनों के पासिंग मार्क्स इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे इक्वेशन करते हैं 32x/100 + 12 इज इक्वल टू 42x/100 - 28। चलिए एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम आएगा 100। 32x + 1200 इज इक्वल टू 42x - 2800/100। तो ये 100 को 100 कैंसिल हो गए, देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 2800 + 1200 4000। Therefore x is equal to 4000 divided by 10 is equal to 400। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे x का वैल्यू है हमारा 400। x क्या है हमारा? x है हमारा टोटल मार्क्स। देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू 400 मार्क्स। वो टोटल एग्ज़ाम टोटल 400 मार्क्स का होगा। क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 10. If the simple interest charge for 9 months be 0.09 times the borrowed money, find the rate of interest per annum. Okay.
तो चलिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं लेट P इज इक्वल टू ₹100, therefore SI will become 100 into 0.09 is equal to ₹9। ठीक है, हमारा रूल है हमारा SI इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। SI है हमारा ₹9, प्रिंसिपल है 100, नंबर ऑफ ईयर्स हमको दिए 9 मंथ्स, मतलब वो आएगा हमारा 9/12। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है इंटू 100, 100 को 100 कैंसिल हो गए, 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, देयरफॉर R इज इक्वल टू 12%। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ओके बच्चों, सो और आंसर इज इक्वल टू 12%। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन नंबर 11, सिंप्लीफाई in bracket 6 raised to -1 plus in another bracket 3/2 raised to -1 ब्रैकेट कंप्लीट एंड वो ब्रैकेट का भी रेज टू -1। ओके, तो ये सम सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत ही आसान सम है। हमारा रूल है, रूल इज इक्वल टू a रेज टू -1 इज इक्वल टू 1/a/1। तो चलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हमारा सम है 6 रेज टू -1 प्लस 3/2 द होल रेज टू -1 एंड द ब्रैकेट रेज टू -1। तो चलिए रूल एप्लीकेबल करते हैं हम लोग। तो हमारा आएगा 1/6 प्लस 2/3 रेज टू -1। देयरफॉर यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे हम 6, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 1 + 4/6 रेज टू -1। देयरफॉर 1 + 4 हमारा आएगा 5, 5/6 रेज टू -1। चलिए वापस यहाँ पे रूल एप्लीकेबल करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 6/5। ठीक है बच्चों, सो और आंसर इज इक्वल टू 6/5। क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, फैक्टराइज 2x² - 17xy + 26y²। ओके, तो अभी हमको मालूम है ऐसा फैक्टराइज अगर हमको करना रहता है तो हम क्या करते हैं, पहले ये x² और y² के सामने जो नंबर्स है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आएगा 2 × 26 इज इक्वल टू 52। अभी ये 52 के हमको दो ऐसे फैक्टर बनाने पड़ेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन 52 आएगा, और उसका एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारा -17 आएगा। ठीक है, तो वैसे दो फैक्टर हमारे क्या बन जाएंगे, -13 -4, -13 × -4 आ जाएगा हमारा 52, और -13 + -4 तो इसका एडिशन आएगा हमारा 17। ठीक है, तो चलिए ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारा इक्वेशन बने 2x² - 4xy - 13xy + 26y²। ठीक है, तो ये पहले दो टर्म और ये दूसरे दो टर्म से क्या क्या कॉमन बाहर निकलता है तो हम वो कॉमन निकालेंगे। देयरफॉर 2x इंटू इन ब्रैकेट बचेगा हमारा x - 2y, यहाँ पे कॉमन निकलेगा हमारा -13y, तो इन ब्रैकेट बचेगा हमारा x - 2y। ठीक है, तो चलिए ये दो ब्रैकेट हमारे सेम है तो इसको भी हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन बनेगा x - 2y इंटू इन अनदर ब्रैकेट 2x - 13y। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सो और आंसर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट x - 2y इंटू इन अनदर ब्रैकेट 2x - 13y। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 13, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन √3 एंड √5. ओके, तो बच्चों हमको ये बिटवीन रैशनल नंबर ढूंढने के लिए पहले तो √3 और √5 का वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो हम वर्टिकल मेथड से रूट निकालते हैं. तो चलिए पहले 3 का रूट निकालते हैं. तो 3 को डिवाइड करने के लिए पहले तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा 1 1 1. तो यहाँ पे -1 आएगा. तो यहाँ पे हमारा बचा 2. यहाँ पे +1 करते हैं. 1 + 1 2. ठीक है. तभी इसके बाद हमको डिवाइड करने के लिए हमें आगे यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा. तो डेसिमल लगाते तो यहाँ पे हम 2 ज़ीरो ले सकते हैं. तो अभी ये 200 को हमको 27 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारा आगे का डिवीज़न क्लियर होगा. तो 27 7 जा -189. तो इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आएगा 11. यहाँ पे हम 7 ऐड कर देते हैं तो हमारा आएगा 34. यहाँ पे वापस 2 ज़ीरो ले लेते हैं. तो 1100 को डिवाइड करने के लिए हमें 34 के आगे कौन सा नंबर लगा के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो वो नंबर होगा हमारा 3. तो चलिए 343 से हम इसको डिवाइड करते हैं. 343 3 ज़ा हमारा आएगा 1029. इसको माइनस कर लेते हैं. तो 1100 से 1029 माइनस करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 71. ये 343 में हम 3 प्लस कर देते तो हमारा आएगा 346. तो चलिए 71 के आगे अगेन 2 ज़ीरो ले लेते हैं हम. तो 346 मतलब यहाँ पे हम 2 ऐड कर सकते हैं तो वो नंबर आएगा हमारा 3462. चलिए यहाँ पे कोशेंट लेते हैं 2. ये नंबर बन जाएगा हमारा 3462. 3462 इंटू 2 तो हमारा आएगा 6924. चलिए यहाँ पे ये 2 ऐड कर देते तो यहाँ पे एडिशन होगा 3464. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 176. ठीक है बच्चों, तो अभी हमने 3 डेसिमल तक वैल्यू निकाला है, इतना हमारे लिए काफ़ी है. ऐसे ही सेम में अभी हम 5 का रूट निकालेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे आ गया हमारा 5. तो 5 को डिवाइड करने के लिए पहला हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है 4. तो चलिए यहाँ पे हम लेते हैं 2 2 2 ज़ा 4 -4. हमारा रिमाइंडर आएगा 1 + 2. तो यहाँ पे आएगा 4. यहाँ पे डेसिमल देते तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे हमारे. 40 के आगे कोई भी नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं तो नंबर आएगा हमारा 42. तो यहाँ पे लेते हैं हम 2. 42 2 ज़ा 84. 84 माइनस हो जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 16. यहाँ पे 2 ऐड हो जाएगा तो हमारा आएगा 44. वापस 2 ज़ीरो ले लेते हैं. तो 440 के आगे का कौन सा नंबर ऐसा रहेगा जो कि हम 1600 को डिवाइड कर पाएंगे. तो नंबर हो जाएगा हमारा 443. 3 ज़ा तो यहाँ पे आएगा हमारा 3. यहाँ पे आएगा 3. 443 3 ज़ा आएगा हमारा 1329. तो चलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं. 1600 माइनस 1329 आएगा हमारा 271. यहाँ पे 3 ऐड कर लेते हैं तो आएगा हमारा 446. यहाँ पे अगेन 2 ज़ीरो ले लेते हैं. अभी आखिरी हमारा क्वेश्चन आएगा 6. तो 4466 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगा 26,796. तो चलिए ये सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो हमारा रिमाइंडर आएगा 00304. यहाँ पे हम 6 ऐड कर लेते हैं तो हमारा आएगा 4472. ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है. ओके. तो बच्चों देयरफॉर 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1.732 and 2.236
अभी हम कोई भी यहाँ पे रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 1.8, 1.9, 2, 2.1। तो हमको कोई भी 3 लिखने हैं, तो इनमें से कोई भी 3 हमारे रैशनल नंबर चल जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो आवर आंसर इज इक्वल टू 1.8, 1.9 एंड 2। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द अननोन एंगल्स इन गिवन फिगर इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो अभी हमको यहाँ पे दिया गया है कि ABCD ए पैरेललोग्राम है, मतलब लेंथ AB इज़ पैरेलल टू लेंथ DC एंड लेंथ AD इज़ पैरेलल टू लेंथ BC। तो इससे हमारा ये काम बहुत सारा आसान हो जाएगा क्योंकि हमने पैरेलल लाइंस के सभी रूल्स पढ़े हैं, तो वही रूल हमको यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे ये एंगल R। तो हम लिख सकते हैं एंगल R इज इक्वल टू एंगल CAB इज इक्वल टू 25 डिग्री। इसको हम लिखेंगे रीजन अल्टरनेट एंगल। ठीक है, उसके बाद लेते हैं हम एंगल S। तो ये आया हमारा एंगल S। तो एंगल S इज इक्वल टू एंगल CDB इज इक्वल टू 55 डिग्री। इसको भी रीज़न हमारा सेम ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम एंगल लेते हैं P। तो एंगल P, तो हमारा P क्या हो जाएगा, ये एंगल DAC एंड एंगल ACB जो है वो हमारा अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इसका भी रीज़न आएगा हमारा सेम अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ओके, तो अभी हमारा बचा है एंगल Q एंड एंगल T। तो एंगल Q एंड एंगल T फाइंड आउट करने के लिए हमको यहाँ पे ये जो सेंटर में एंगल्स है उसका वैल्यू पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट को कंसिडर करेंगे, नाम देंगे हम F। ठीक है, तो देयरफॉर इन ट्रायंगल AFB हमारा इक्वेशन बनेगा एंगल FAB प्लस एंगल FBA प्लस एंगल AFB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम रीज़न देंगे ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो हमको यहाँ पे एंगल FAB और FBA का वैल्यू पता है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल AFB इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल FAB है 25 डिग्री और एंगल FBA है हमारा 55 डिग्री। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे -25 प्लस 55 इज इक्वल टू 25 प्लस 55 हो जाएगा 80, 180 माइनस 80, तो एंगल AFB हमारा आएगा 100 डिग्री। ठीक है बच्चों, मतलब हमारा ये जो एंगल है ये बन गया 100 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AFB इज इक्वल टू एंगल DFC इज इक्वल टू 100 डिग्री, और इसको हम रीज़न लिखेंगे ऑपोजिट एंगल। ठीक है, बराबर है? ओके, मतलब हमारा ये भी एंगल 100 डिग्री हो गया और ये भी एंगल हमारा
100 डिग्री हो गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अभी हम यह एंगल ए एफ बी की मदद से हम एंगल बी एफ सी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल ए एफ बी प्लस एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम रीज़न देंगे स्ट्रेट एंगल्स। ठीक है, तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्लियर है बच्चों? देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल बी एफ सी इज इक्वल टू एंगल डी एफ ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। इसको हम रीज़न देंगे अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अभी हमको ये जो दोनों एंगल है इसका वैल्यू पता चला 80 डिग्री और इसका भी वैल्यू पता चला 80 डिग्री। तो अभी हम ये बचे हुए दो एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम कंसिडर करते हैं इन ट्रायंगल डी एफ ए एंगल एफ डी ए प्लस एंगल एफ ए डी प्लस एंगल डी एफ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम रीज़न देंगे ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर एंगल एफ डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा माइनस 80 डिग्री प्लस पी है हमारा 30 डिग्री। ये सब्सट्रैक्शन करेंगे तो 80 प्लस 30 हमारा आएगा 110। 180 माइनस 110 तो एंगल एफ डी ए है हमारा 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ए डी बी और एंगल डी बी सी जो है वो है हमारे अल्टरनेट एंगल। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल एफ डी ए इज इक्वल टू एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसको रीज़न हम देंगे अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है बच्चों? ओके, सो बच्चों और आंसर इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल R is equal to 25 degree and angle S is equal to 55 degree and angle T is equal to 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, सब्ट्रैक्ट 8/5 square minus 2/3x cube plus 3/2x minus 1 from x cube upon 5 minus 3/2x square plus 2/3x plus 1/4। ओके, तो चलिए पहले इसको हम सब्सट्रैक्शन के हमारे फॉर्मेट में लिखते हैं। तो चलिए इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं। तो हमारा इक्वेशन आएगा x cube upon 5 minus 3/2x square plus 2x upon 3 plus 1/4। इसमें से हमको माइनस करना है माइनस 2/3x cube plus 8/5x square plus 3/2x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये पहले माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस। ठीक है, तो x³ upon 5 प्लस 2x³ upon 3, तो
तो इसका हमारा एलसीएम आएगा 15। तो 5 3 ज़ा 15 मतलब ऊपर आएगा हमारा 3, नीचे आएगा 3 5 ज़ा 15 मतलब नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 यहाँ पे आएगा 13x³। यहाँ पे ये माइनस साइन है, -3x² अपॉन 2 -8x² अपॉन 5, तो यहाँ पे हमारा साइन आएगा माइनस, एलसीएम आएगा हमारा 10। तो ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15x² हो जाएगा, नीचे -16x² हो जाएगा, तो -15 -16 तो हमारा आंसर आएगा 31x²। इसके बाद आगे हमारा है 2x अपॉन 3 -3 अपॉन 2 इंटू एक्स। तो चलिए इनका एलसीएम आएगा हमारा पहले तो 6, ऊपर आएगा हमारा 2 2 2 ज़ा 4, नीचे आएगा 3 3 3 ज़ा 9, 4 -9 तो हमारा आएगा आंसर -5। इसके बाद बचा हमारा 1 4 प्लस 1, तो ऊपर का 1 4 वैसे ही रहेगा हमारा। यहाँ पे आएगा नीचे एलसीएम 4, नीचे हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 4/4, 1/4 प्लस 4/4 आएगा हमारा 5/4। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सो आवर आंसर इज इक्वल टू 13x³ अपॉन 15 माइनस 31x² अपॉन 10 माइनस 5, यहाँ पे x लिखना भूल गए हम, 5x अपॉन 6 प्लस 5/4। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 16, a room is 8 meter long, 6 meter wide and 10 meter in height. Find the length of longest pole that can be placed in the room. ओके, तो हमको यहाँ पे रूम का साइज़ दिया है और उसमें एक लॉन्गेस्ट पोल हमारा कौन सा बैठेगा उसका डायमेंशन हमको पता करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रूम मतलब क्या हो जाता है? रूम मतलब हमारा क्यूबॉइड हो जाता है। तो हमारा रूल है डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू इन ब्रैकेट L² प्लस B² प्लस H²। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा, लेंथ है हमारा 8 मीटर तो 8 का स्क्वायर प्लस विड्थ है हमारा 6 मीटर तो 6 का स्क्वायर प्लस हाइट है हमारा 10 मीटर तो 10 का स्क्वायर। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा इक्वेशन बनेगा 8 का स्क्वायर है 64 प्लस 6 का स्क्वायर है 36 प्लस 10 का स्क्वायर है 100। सबका एडिशन करेंगे तो हमारा आगे इक्वेशन आएगा अगर रूट करना चाहे तो हमारा फैक्टर्स आएगा √100 इंटू 2, √100 √2 का हमारा रूट निकलेगा, वो रूट आएगा हमारा 10√2। ठीक है बच्चों, तो पोल का लंबाई रहेगा 10√2 मीटर। सो आवर आंसर इज इक्वल टू 10√2 मीटर। क्लियर है? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 100 टाइम्स द एरिया ऑफ अनदर सर्कल, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सर्कमफरेंसेस। ओके, तो रेशो का यहाँ पे ये सम है तो इसमें हम क्या कंसिडर करते हैं? तो चलिए यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं एरिया ऑफ C1 इज इक्वल टू x² सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ C2 क्या हो जाएगा? हमको दिया है वो 100 टाइम्स है, मतलब वो हो जाएगा 100 x² सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी ये दोनों सर्कल का हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, अभी हम उनका सरकमफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए हम निकालते एरिया ऑफ C1 इज इक्वल टू 22/7 R1² एरिया, देयरफॉर R1² इज इक्वल टू 7x² अपॉन 22।
देयरफॉर R1 इज इक्वल टू अंडर रूट 7x स्क्वेयर अपॉन 22। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वेयर का हम रूट निकाल सकते हैं, तो हमारा आएगा x रूट 7 अपॉन रूट 22। ठीक है बच्चों, R1 मिला हमको। ओके, तो चलिए अभी R2 फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ C2 इज इक्वल टू 22 अपॉन 7 इंटू R2 स्क्वेयर। एरिया ऑफ C2 हमको दिया है 100x स्क्वेयर, देयरफॉर R2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 100x स्क्वेयर अपॉन 22। देयरफॉर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट 700x स्क्वेयर अपॉन 22। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10x रूट 7 अपॉन रूट 22। ठीक है बच्चों, अभी हमको फाइंड आउट करना है दोनों के सरकमफरेंस का रेशो। तो सरकमफरेंस ऑफ C1 डिवाइडेड बाय C2, तो हमारा सरकमफरेंस का रूल है हमारा C इज इक्वल टू 2 पाई इंटू R। देयरफॉर C1 का हमारा आएगा 2 इंटू पाई है हमारा 22 अपॉन 7, R1 है हमारा इंटू x रूट 7 अपॉन रूट 22 डिवाइडेड बाय C2 का अगर हम सरकमफरेंस निकालना चाहे तो हमारा आएगा 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू R2 है हमारा 10x रूट 7 अपॉन रूट 22। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिवीजन करते हैं। रूट 22 वन ज़ा रूट 22, यहाँ पे आएगा हमारा 2। रूट 7 से अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 2। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे करते हैं, रूट 22 निकल जाएगा, यहाँ पे आएगा 2। रूट 7 निकल जाएगा तो यहाँ पे आएगा 2। ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 2x डिवाइडेड बाय 20x। तो हम लिख पाएंगे 2x अपॉन 20x। 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। ये x को x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रेशो आएगा 1/10। देयरफॉर आवर आंसर इज इक्वल टू 1:10। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट 3, फाइंड वैल्यू ऑफ x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर। ओके, तो ये सम, तो ऐसे टाइप के सम सॉल्व करने के लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं। वो रूल है हमारा a प्लस बी द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। तो चलिए रूल को हम अप्लाई करते हैं। देयरफॉर इन ब्रैकेट x प्लस 1/x द होल स्क्वेयर इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 1/x, मतलब आएगा हमारा 2 प्लस 1/x स्क्वेयर। देयरफॉर x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू x प्लस 1/x द होल स्क्वेयर माइनस 2। ठीक है बच्चों, अभी हमको मालूम है x प्लस 1/x का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया है, वो वैल्यू है रूट 3। तो चलिए वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देयरफॉर हमारा इक्वेशन बनेगा x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 द होल स्क्वेयर माइनस 2। देयरफॉर x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वेयर आएगा हमारा 3 माइनस 2, तो हमारा आंसर आएगा 1। क्लियर है बच्चों? ओके, सो आंसर इज इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों? ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, अ कॉपर वायर व्हेन बेंड इन फॉर्म ऑफ स्क्वेयर enclose an area of 121 सेंटीमीटर स्क्वेयर।
इफ़ द सेम वायर इज़ बेंड इनटू सर्कल फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ओके, तो पहले तो हमको मालूम है, हमारा रूल है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, और देयरफॉर साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 121, देयरफॉर साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 121। तो हमारा साइड का वैल्यू आएगा 121 का स्क्वायर रूट आता है हमारा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमको वो वायर का लंबाई निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा रूल है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब वो वायर का लंबाई हमारा आया 44 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ओके, तो अभी ये 44 सेंटीमीटर हमारा बन गया सर्कल का पेरीमीटर। तो हमारा रूल है सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, देयरफॉर 2 इंटू 22 अपॉन 7 आर इज इक्वल टू 44, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 44 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो हमारा आर का वैल्यू आया 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसके बाद अभी हमको क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो हमारा रूल है हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। पाई का वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस है हमारा 7 इंटू 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 22 इंटू 7, तो हमारा आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? सो और आंसर इज इक्वल टू 154। क्लियर है? ओके, तो बच्चों चलते हैं हमारे RIMC मैथ्स दिसंबर 2013 पार्ट ए के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन आर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉइड। ओके, ये डेफिनेशन हमने पहले भी किया है, तो चलिए आज वापस कर लेते हैं। उसके लिए मैं 2 फिगर निकाल लेता हूँ। बच्चों हमारा आर्थोसेंटर का डेफिनेशन है, आर्थोसेंटर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल whose circumference passes through all the 3 attitude of triangles is known as arthocenter of a triangle। भी हमने यहाँ पे दूसरा फिगर निकाला है जो कि हमारा इंस्क्राइब सर्कल है वो ट्रायंगल के तीनों साइड को यहाँ पे टच करता है, और टच करने के साथ वो क्या काम करता है, और ये ट्रायंगल के तीनों साइड को बाइसेक्ट भी करता है। तो हमारा डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल है द पॉइंट थ्रू विच ऑल द 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल पासेस इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड, और वी कैन से सेंट्रॉइड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अ सर्कल whose circumference touches all the 3 sides of triangle। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों हमारे डेफिनेशन क्लियर हो गए आपको। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा RIMC मैथ्स दिसंबर 2013 पार्ट ए का सॉल्यूशन ख़त्म हुआ। आशा करते हैं कि इसमें सॉल्व किए गए सभी सम्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं crackrimc@gmail.com पे। तो बच्चों आखिर में आपसे ज़रूर बोलूँगा कि ऐसे ही RIMC रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। और बच्चों आपके दोस्त लोग जो RIMC का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी उनका RIMC प्रिपरेशन करने में मदद मिलेगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।